आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का संगठन। इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे आंकड़े। तो परिष्कृत आंकड़े और अपरिष्कृत आंकड़े। सबसे पहले हम बात करेंगे अपरिष्कृत आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो अत्यधिक अव्यवस्थित होते हैं तथा जिनका आकार अत्यधिक विशाल होता है, जिनका आकार विशाल होता है, उन्हें अपरिष्कृत आंकड़े कहते हैं। ठीक, ऐसे आंकड़े जो अत्यधिक अव्यवस्थित होते हैं तथा जिनका आकार विशाल होता है उन्हें अपरिष्कृत आंकड़े कहते हैं। ऐसे आंकड़ों से सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं किया जा सकता। सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसे आंकड़े जो अत्यधिक अव्यवस्थित होते हैं तथा जिनका आकार विशाल होता है उन्हें अपरिष्कृत आंकड़े कहते हैं। ऐसे आंकड़ों से सांख्यिकी विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जैसे कक्षा 10 में 100 विद्यार्थी में से पता करना कि कितने विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। आंकड़े इस प्रकार हैं: 10, 19, 20, 50, 100, 90, 95, 70, 15, 25, 45, 55, 65, 73, 83, 94, 87, 77, 97, 95, 4, 0, 19, 27, 65, 99, 100। अगर आपको इस तरह से 100 बच्चों का आंकड़ा दे रखा हो, इसमें से आपको पता करना हो कि 90% से अधिक अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं, तो आप इसमें बहुत देर लगेगी आपको ढूंढने में और बहुत श्रम साध्य कार्य, और हो सकता है गणना करने में आपकी गलती हो जाए। तो ये होता है अपरिष्कृत आंकड़ा। ये विशाल होता है, मैंने बहुत छोटा सा आपके सामने लिखा है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है, 1000 बच्चों का भी हो सकता है, 10,000 बच्चों का भी हो सकता है। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता है और इन आंकड़ों से सांख्यिकीय विश्लेषण करना संभव नहीं होता। अव्यवस्थित होते हैं, कोई व्यवस्था, कोई किसी भी प्रकार की व्यवस्था में जमे हुए नहीं। तो इस प्रकार के जो आंकड़े होंगे ये होंगे अपरिष्कृत आंकड़े। ठीक है, अब बात करेंगे परिष्कृत आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो
व्यवस्थित होते हैं तथा जिनका आकार विशाल नहीं होता है, तथा जिनका आकार विशाल नहीं होता है, उन्हें परिष्कृत आंकड़े कहते हैं। ऐसे आंकड़ों से सांख्यिकीय विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अब देखो ये ऐसे आंकड़े जो व्यवस्थित होते हैं, यदि मैं अपरिष्कृत आंकड़ों को व्यवस्थित कर दूं, एक सिस्टम से उनको लगा दूं, तो वो क्या बन जाएंगे? परिष्कृत आंकड़े। और इन परिष्कृत आंकड़ों का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और इन आंकड़ों से हम सांख्यिकीय विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखो इसी एग्जाम्पल को हम करके देखेंगे। तो हमने टेबल जमा ली, इस तरह की टेबल को हम दूसरे तरीके से जमा सकते हैं। देखो कैसे, मान के चलो मैं इस टेबल की अगर बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि विद्यार्थी अंक, यहां लिख देता हूं अंक, यहां विद्यार्थियों की संख्या, माना 0 से लेकर 10 तक कितने बच्चों ने प्राप्त किए, 10 से लेके 20 तक कितने बच्चों ने प्राप्त किए, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 एंड 90 से 100। इस तरह से मैं टेबल जमा लेता हूं और यहां लिखता हूं 0 से 10 एक बच्चे ने प्राप्त किया, 10 से 20 10 बच्चों ने प्राप्त किए, 20 से 30 30 बच्चों ने प्राप्त किए, ये 19 बच्चों ने प्राप्त किए। ठीक है, इसके बाद ये 10 बच्चों ने प्राप्त किए, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 1, कितने छात्र रह गए? 10, 40, 60, 70, 75, 80, 85, 90 से 100, कितने बच्चों ने? 15 बच्चों ने प्राप्त किए। इस तरह से हमने पूरी टेबल जमा ली, कितने बच्चे हो गए? टोटल 100। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे बताइए कितने विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, तो आप क्लास के कोने में देखो 90 से लेकर 100 तक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए? 15 विद्यार्थियों ने। आप 1 मिनट में बता दोगे कितने विद्यार्थियों ने 90 से लेकर 100 तक अंक प्राप्त किए? 15 विद्यार्थियों ने। इसमें कहीं कोई आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है आपका परिष्कृत आंकड़े। क्लियर? अब चलेगा पॉइंट हमारा आंकड़ों का वर्गीकरण। सबसे पहला होता है कालानुक्रमिक वर्गीकरण। इसमें आएगा ऐसा वर्गीकरण जिसमें आंकड़ों को समयानुसार अर्थात मासिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, तिमाही, छमाही आदि आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है, उसे कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, उसे कालानुक्रमिक
वर्गीकरण कहते हैं। देखो किसी वर्गीकरण में समय तत्व इंपॉर्टेंट हो उसको बोलेंगे कालानुक्रमिक वर्गीकरण। समय के आधार पर हम अगर हम किसी चीज को वर्गीकृत करें तो इसको हम बोलेंगे कालानुक्रमिक वर्गीकरण। जैसे जनसंख्या की हम बात करें, जनसंख्या के लिए वर्ष, और यहां जनसंख्या, यहां लिख देता हूं करोड़ में। जनसंख्या कितने करोड़ में? करोड़ में। 1991 में मान के चलो हमारे देश की जनसंख्या थी 70 करोड़, मान लिया मैंने, वैसे इतनी नहीं थी। 2001 में मानो मेरी देश की जनसंख्या हुई 100 करोड़। 2011 में मान लो जनसंख्या हो गई 121 करोड़, और 2021 में मान के चलो हो गई 135 करोड़। जब मैंने आंकड़ों को इस प्रकार से वर्गीकृत करा जिसमें समय को इंपॉर्टेंस दी, समय के आधार पर मैंने वर्गीकृत किया, तो इसको बोलेंगे कालानुक्रमिक वर्गीकरण। ठीक है। एक होता है स्थानिक वर्गीकरण, बी पॉइंट नोट करिए इसको सब। फर्स्ट पॉइंट है कालानुक्रमिक वर्गीकरण को नोट करेंगे सब कॉपी पे। अब है स्थानिक वर्गीकरण। स्थानिक ऐसा वर्गीकरण जो स्थान, प्रदेश, राज्य, देश आदि के आधार पर किया जाए। उसे स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। अगर कोई वर्गीकरण हम किसी राज्य, स्थान, प्रदेश, देश आदि के आधार पर करें तो उसको बोलेंगे स्थानिक वर्गीकरण। जैसे यहां राज्य और यहां गेहूं की पैदावार, गेहूं की पैदावार है मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, मान लिया मैंने। जैसे राजस्थान में मान लिया मैंने 100 मीट्रिक टन हेक्टेयर। मान लिया मैंने पंजाब, ये मान लिया मैंने 150। ये मान लिया मैंने गुजरात, ये हो गया मानो 110। ये हो गया उड़ीसा, उड़ीसा में मानो हो गया 10। इस तरह से जब मैं वर्गीकरण करता हूं तो ये वर्गीकरण क्या कहलाता है? आपका स्थानिक वर्गीकरण। स्थान के आधार पर जब किसी हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं तो होता है हमारा स्थानिक वर्गीकरण। क्लियर? आगे हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा चलेगा गुणात्मक वर्गीकरण। ऐसा वर्गीकरण जो गुणों के आधार पर, यह इसमें ऐसा लिखो, जब आंकड़ों को मापा ना जा सके बल्कि उन्हें केवल गुणों के आधार पर, गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के
आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इस प्रकार के वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे पुरुष, इसमें लिखेंगे है या नहीं है या है। हम किसी व्यक्ति से बात करें तो पुरुष हो या नहीं हो, या तो होगा या नहीं होगा, कॉलम पे क्लिक करते हैं मेल या फीमेल। ठीक है, तो इसमें हम नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं लिखते, हम लिखते हैं या तो पुरुष मेल, या तो व्यक्ति मेल है या फीमेल है। तो मेल होगा तो मेल पर टिक करेंगे, फीमेल होगा तो फीमेल पर टिक करेंगे। तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण होता है, इस प्रकार के वर्गीकरण को हम कहते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे चरों के बारे में। एक चर होता संतत, एक होता विभक्त। संतत चर ऐसे चर जिनका मान कोई पूर्णांक संख्या जैसे 1, 2, 5, 8 या कोई भिन्नात्मक संख्या, कोई भी भिन्नात्मक संख्या जैसे 1/5, 1/7, 1/8 हो सकती है। इन दो चर, इसके संतत दो चरों के मध्य कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, इनके मध्य कोई भी संख्या आ सकती है, जैसे 5 से 10। इसमें 6, 7, 8, 9 आदि संख्याएं बीच में आ सकती है। ठीक है, देखिए संतत चर होता है, ये कैसी भी संख्या हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है या पूर्णांक हो सकता है। पर इसकी मेन जो इंपॉर्टेंस वाली लाइन है वो ये है कि इनके दो संख्याओं के मध्य, जैसे मैं लेता हूं 5 से लेके 10, इसके मध्य कोई भी संख्या आ सकती है, जैसे कि 6, 7, 8, 9, इनके मध्य कोई ना कोई संख्या जरूर आएगी। तो ये होगा आपका संतत चर। ठीक है ना। एक होता है विभक्त चर। ऐसे चर भी कोई पूर्णांक या भिन्नात्मक संख्या हो सकते हैं। कोई भी पूर्णांक या भिन्नात्मक संख्या हो सकते हैं, किंतु इनकी दो संख्याओं के मध्य अन्य कोई भी संख्या उपस्थित नहीं होगी। उपस्थित नहीं होती है। देखो इसके मध्य तो कोई ना कोई संख्या उपस्थित होगी, परंतु इनके मध्य कोई भी संख्या उपस्थित नहीं होती।
ठीक है, जैसे 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। तो देखो इनके मध्य कोई संख्या उपस्थित नहीं होगी, या वो इस तरह का कोई रिलेशन देगा कि दो संख्याओं के मध्य कि उन दोनों संख्याओं के मध्य कोई भी संख्या उपस्थित नहीं हो, तो इनको हम बोलेंगे विभक्त चर। ठीक है, इन सभी को आप नोट करिए अपनी कॉपी में, बाकी हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।